नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम फंडामेंटल राइट के भाग 4 के यानी कि मूल अधिकार जो हमारा पार्ट चल रहा था उसका भाग 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके जो भाग 1, भाग 2, भाग 3 है वह अपलोड किए जा चुके हैं, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में वाक स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार जो है वह दिया गया है। और बताया जा रहा है ये जो 4 चीज़ें दी गई हैं, 4 कथन दिए गए हैं, नीचे दिए गए सही आपको उत्तर चुनना है। भारत की प्रभुता और अखंडता के आधार पर निर्बंधित है ये, क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। दूसरा बोल रहा है कि न्यायालय की अवमानना के अधिकार पर निर्बंधित है, क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आपको पता होगा ना, ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और तीसरा है कि विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के अधिकार पर निर्बंधित है यानी कि फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, क्या ये भी बात सही है? हाँ, ये भी बात सही है। और चौथा कथन है कि प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, क्या यहाँ पे इसमें ही इसके अंतर्गत ही आता है क्या ये? तो चौथा जो है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। इसके लिए अलग से आपका जो आर्टिकल नंबर 29 और 30 जो है ना वो माइनॉरिटी को लेके है, तो आप वहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सॉरी, क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का संविधान वाक स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की गारंटी देता है, किंतु यह स्वतंत्रता राज्य द्वारा अधिरोपित कतिपय युक्त निर्बंधों के अध्ययन है। ये निर्बंधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो सकते हैं? इसमें ये बताया जा रहा है कि जो भारतीय संविधान जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बताता तो है, लेकिन उसके साथ कुछ मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगा के रखता है, ठीक है। और वो किससे संबंधित हो सकते हैं? क्या वो मानहानि से संबंधित हो सकते हैं? हाँ, इससे संबंधित हो सकते हैं। दूसरा, शिष्टाचार अथवा नैतिकता से संबंधित हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात, इससे भी रिलेटेड हो सकते हैं। और तीसरा बोला है किसी अपराध के लिए उकसाना, इसके लिए भी हो सकते हैं, हाँ इसके लिए भी हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में मेनली ये बोला जा रहा है कि जो बोलने का अधिकार तो दिया गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप बोलते बोलते इतना आप बहक जाओ कि जैसे सपोज करो किसी देश के साथ हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं और आपके अभिव्यक्ति की आज़ादी से और उस देश को काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा है, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। ये किसी ना किसी मतलब एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन भी बना के रखते हैं कि आप बोल सकते हो लेकिन इतना ज़्यादा भी ओवर नहीं बोल सकते हो आपकी दूसरे जिन देशों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं उनके साथ रिश्ते खराब हो जाएं। वही बता रहे हैं कि इनमें मानहानि होता है, जैसे किसी को मानहानि के लिए जो केस कर देते हैं ना, तो उससे रिलेटेड भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या क्या है? पहला कथन बोल रहा है कि सहकारी सोसाइटी बनाना भारत का एक मूल अधिकार है, मतलब कॉरपोरेटिव सोसाइटी बनाना क्या मूल अधिकार है? हाँ, ये मूल अधिकार है। और दूसरा कथन बोल रहा है कि सहकारी सोसाइटियां सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 मतलब आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो था वो 2005 में आया था, 2005 की परिधि में नहीं आती है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, इसके अंतर्गत नहीं आती है। सहकारी सोसाइटी जो है वो क्या होता है? वह लोगों का एक ऐसा संघ होता है जो अपने पारंपरिक लाभ यानी कि सामाजिक दृष्टि से देखा जाए या आर्थिक दृष्टि से देखा जाए या सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए, इससे रिलेटेड स्वेच्छापूर्वक सहयोग करते हैं। सहकारी सोसाइटी बनाना अनुच्छेद नंबर 19 के भाग 1 के जो सेक्शन सी है उसके तहत भारत में एक मूल अधिकार बताया गया है, ठीक है। और सहकारी सोसाइटियां जो है वो सूचना के अधिकार के अधिनियम के तत्वाधान में नहीं आती हैं, ये अलग से अधिनियम है। अधिनियम जो है ना वो एक तरीके से संविधान के आर्टिकल में नहीं आता है, अधिनियम अलग से बनते हैं, ठीक है। और जो संविधान में लिखा हुआ है वो संविधान में ही लिखा हुआ है, वो केवल सांविधिक हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? जैसे राइट टू लाइफ है, अनुच्छेद नंबर 21, इसके तहत ये बोलता है कि आप अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। काफ़ी लोग ये सुन के खुश हो गए होंगे, है ना?
ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर 21 में क्या बोला जाता है? अनुच्छेद नंबर 21 में बोला जाता है राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, मतलब आपको जीवन जीने का अधिकार है, कोई भी आपके जीवन जीने में कोई दखलंदाजी नहीं दिया जा सकता है। और यह बात जो है किस में बताई गई थी? अब जैसे ये थोड़ी ना लिखा है संविधान में कि एक व्यक्ति को अपनी पसंद से विवाह करने का अधिकार है। नहीं, बीच में एक केस आया था। कौन सा केस आया था? एक वाद आया था, हादिया केस। कौन सा? हादिया केस आया था। उसमें जो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था, इस बात की पुष्टि उसने करी थी। क्या पुष्टि करी थी? कि व्यक्ति को अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार है और संविधान जो है इसको मूल अधिकार में शामिल करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 की धारा 2 के अंतर्गत दोहरे दंड का अर्थ है। दोहरे दंड जो लिखा गया है उसका क्या अर्थ है? कि कोई व्यक्ति, क्या अर्थ है? कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार न्यायिक कार्यवाही और दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो, इसका मतलब ये हुआ, सपोज करो एक व्यक्ति है, पहले उसको सजा हो चुकी है 10 साल की, ठीक है, बीच में पता चलता है कि सजा रिपीट, मतलब एक तरीके से कानून बदल दिया जाता है। जिस अपराध के लिए उसको 10 साल की सज़ा पहले मिली थी, बाद में बोल दिया जाता है कि उसके लिए हर एक व्यक्ति को उस अपराध के लिए 15 साल की सज़ा होगी। तो ये ऐसा नहीं होगा कि इसकी सज़ा को 10 साल से 15 साल कर दिया जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, बार बार इसको सज़ा नहीं मिलेगी, केवल एक बार जो कोर्ट ने सज़ा सुना दी है उसी के अकॉर्डिंग उसको सज़ा मिलेगी, बाद में रेट्रोस्पेक्टिव इसको यूज़ नहीं किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे खतरे से किसी व्यक्ति की रक्षा करता है? तो मैंने बताया था अनुच्छेद 20 के तहत ऐसा होता है। किसके तहत? अनुच्छेद 20 के तहत। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 राइट टू पर्सनल लिबर्टी के अधीन यथा प्रत्याभूत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। पहला कथन है यह अधिकार नागरिकों एवं अन्य देशियों को भी उपलब्ध है। बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें स्वेच्छाचारी कार्यपालिका एवं विधायी कार्यवाही से संरक्षण का समावेश है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा है कि इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी सम्मिलित है। हाँ, ये भी बात सही है। चौथा है इसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छीना जा सकता है। ये भी बात सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1, 2, 3, 4 तीनों सही। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, अनुच्छेद 21 जो है वो भारत के नागरिकों के नहीं, जो भारत के दूसरे देश के जो नागरिक आते हैं ट्रेवल करने के लिए, उनको भी ये अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? किसका अधिकार? निजता का अधिकार, यानी कि राइट टू प्राइवेसी बताया गया। वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यह बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एक केस हुआ था। कब हुआ था? 2017 में। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि अभी निर्धारित किया गया है कि निजता का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अतिरिक्त हिस्से के रूप में भारतीय संविधान के भाग 3 में अंतर्गत संरक्षित है। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी जब संविधान बना था तो उसमें राइट टू प्राइवेसी के बारे में नहीं बताया गया था, लेकिन बाद में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो अनुच्छेद नंबर 21 के तहत ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या क्या बताया गया है भाई? विपरीत लिंगियों यानी कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के बारे में बताया गया है। हाँ, सबके अधिकारों के बारे में बताया गया है। सिर्फ ऐसा नहीं कि मानव के अधिकार, ट्रांसजेंडर है उनके भी अधिकार, वो भी तो मानव है ना। राइट टू कार्नियोपेगस ट्विंस यानी कि क्रैनियोपेगस जुड़वाओं के अधिकार हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा है बच्चे को जन्म देने का मंदित मना महिलाओं के अधिकार, इनके बारे में भी बताया गया है, तो ये भी बताया गया है। ठीक है, अब पहला ये जो दिया गया है राइट टू ट्रांसजेंडर, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक मामला था। कौन सा मामला था? वो नालसा मामला था। कौन था? नालसा मामला में ट्रांसजेंडर यानी कि विपरीत लिंगियों व्यक्तियों के लिए नागरिक अधिकारों को सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया था और विपरीत लिंगियों के अधिकारों को अनुच्छेद नंबर 21 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। दूसरा जो दे रखा है ये दिया गया था आरुषि धस्माना,
केस का नाम क्या था? केस का नाम था आरुषि धस्माना बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारित किया कि क्रैनियोपैगस जुड़वाओं के अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल हैं। जो तीसरा दिया गया है ये एक केस हुआ था सुचिता श्रीवास्तव। कौन सा? सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ शासन प्रबंधन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया कि बच्चे को जन्म देने का मंदित मना महिलाओं का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जो है वो शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि मेनका गांधी बनाम भारत के संघ केस 1978 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। और ये जो वाद रहा है ये काफ़ी फेमस रहा है, आपको इसको ध्यान में रखना है। तो कौन सा कथन सही नहीं है देख लेते हैं। पहला कथन है कि यह निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 अपरिवर्तनीय यानी कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। तो ये बात सही थी, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमको गलत बतानी है। दूसरा है कि यह निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 21 में अंतर्विष्ट कोई विधि अनुच्छेद 19 की अपेक्षाओं को संतुष्ट नहीं करती है। तो बात ये भी सही है। तीसरा है कि निष्पक्ष विचारण से विचाराधीन अभियुक्त के विरुद्ध पक्षपात नहीं होता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। और चौथा है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण यानी जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। तो ये बात जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता पदावली के क्षेत्र को अत्यंत विस्तृत कर दिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन, एक केस और हुआ था, उस केस का भी नाम लिख लीजिएगा, गोपालन बनाम मद्रास राज्य। कौन सा? मद्रास राज्य 1950 के मामले में दिए गए अपने निर्णय को उलटते हुए स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 21 केवल कार्यपालिका के कृत्यों के विरुद्ध ही नहीं बल्कि विधायिका के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है और विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधि के अधीन विहित प्रक्रिया जो किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता से वंचित करती है उचित, ऋजु व युक्त अर्थात नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए। और NGO, कौन सा NGO था? NGO कॉमन कॉज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु वसीयत को कानूनी मान्यता देते हुए 2018 में कहा कि जीवन व मृत्यु को अलग नहीं किया जा सकता। मृत्यु जो है वो जीवन की प्रक्रिया का हिस्सा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वो क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि यह सिद्धांत कि यदि राज्य द्वारा बनाई गई कोई विधि किसी व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करती है तो उसे ऐसी प्रक्रिया विहित करनी चाहिए जो मनमानी, अऋजु और अयुक्त ना हो। यह किस मुकदमे से संबंधित निर्णय है? तो मैंने बताया था यह किससे संबंधित है? यह मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मुकदमे से संबंधित है। किसके? भारत संघ के मुकदमे से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि किस व्यक्ति को निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा प्रदान नहीं किया जा सकता? आपको ध्यान से पढ़ना है, कौन सा नहीं दिया जा सकता है। तो कौन सा नहीं दिया जा सकता है देख लेते हैं। पहला है कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजन और दंड के विरुद्ध संरक्षण। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि अपने विरुद्ध अभियोजन के समर्थन के साक्ष्य के रूप में अपने हस्तलेख का नमूना देने से इनकार करना। ये बात जो है वह गलत है, वो गलत है। तीसरा है स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी के रूप में कार्य करना। ये बात सही है। किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं ठहराए जाने का अधिकार जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। तो ये भी बात सही है। और क्वेश्चन के हिसाब से क्या सही हो जाएगा? वह सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 20 है किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति को उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। इस संबंध में 3 व्यवस्थाएं की गई हैं। पहला, कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं होगा, यानी कि कोई व्यक्ति अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं कर सकता है।
दूसरा, दोहरी क्षति नहीं की जाएगी, यानी कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। और तीसरी बात बताई गई, स्व अभिशंसन नहीं, यानी कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको पुलिस पकड़ के ले गई और आप बोल रहे हो कि मर्डर हमने किया है, मैंने खुद किया है, तब भी पुलिस नहीं मानेगी, मतलब पुलिस नहीं, कोर्ट नहीं मानेगी कि आपने मर्डर किया है जब तक उसको प्रूफ ना किया जाए। ठीक है, तो ये भी इसमें बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितने दिनों के लिए, वह 3 महीनों के लिए बंदी बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यह किस में बताया गया है, अनुच्छेद 22 के खंड 4 में यह बताया गया है। इसलिए कोई भी है, मतलब अगर उसके खिलाफ कोई सबूत वगैरह नहीं मिलता है तो 3 माह से ज़्यादा उसको जेल के अंदर नहीं रखा जा सकता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पद कोई भी व्यक्ति बिना सुनवाई के दंडनीय घोषित नहीं किया जाएगा, इस सूक्ति को निरूपित करता है। क्या निरूपित करता है, ऑडी आल्टेरम पोल्टम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के अधीन गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किसे प्राप्त नहीं है, किसे प्राप्त नहीं है, कोई शत्रु अन्य देशीय को प्राप्त नहीं है, बिल्कुल सही बात, किसे प्राप्त नहीं है, हाँ ठीक है, ये है। कोई व्यक्ति जिसे निवारक निरोध विधि के अधीन निरुद्ध किया गया, ये भी बात सही है। तीसरा, कोई विदेशी, गलत बात है। कोई प्रवासी भारतीय नागरिक, गलत बात है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, किसे प्राप्त नहीं है पूछा गया है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और किस में बताया गया, अनुच्छेद 22 में बताया गया, ये बता दिया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में निवारक निरोध के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। पहला कथन है कि निरुद्ध व्यक्ति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 4 और 5 में उल्लेखित अधिकारों के सिवाय कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही बात। दूसरा है कि निरुद्ध व्यक्ति को निरोधादेश को इस आधार पर चुनौती देने का अधिकार है कि जब निरोधादेश पारित किया गया था वह उससे पहले से ही जेल में था। क्या ये बात सही है, हाँ ये बात सही है। तीसरा कथन है कि निरुद्ध व्यक्ति इस आधार पर जमानत का दावा कर सकता है कि वह मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना ही 24 घंटों से अधिक कारागार में रह चुका है। तो क्या ये बात सही है, ये बात जो है वह गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा केवल 1 और केवल 2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में उल्लिखित प्रावधानों के अपवाद माने गए हैं। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 31A और अनुच्छेद नंबर 31C जो है वह एक तरीके से अपवाद माना गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यह जो जोड़ा गया है वह 1978 के 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यह मुद्दा कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 377 भारत के संविधान के अनुच्छेद 21, 14 और 15 का उल्लंघन करती है, निम्नलिखित में से किस एक वाद में ये बताया गया था। तो कौन से बाद में ये बताया गया था, नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी, यानी कि नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 भारत के संविधान के अनुच्छेद 21, 14 और 15 का उल्लंघन करती है। यह निर्णय नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के बाद में किया गया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत नहीं है। कौन सा प्रत्याभूत नहीं है, वह है देश में कहीं भी संपत्ति के स्वामित्व, अर्जन और व्ययन की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ ओन, एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी एनीवेयर इन द कंट्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 19 के अंतर्गत बताया गया है और यह इसमें बोल रहा है कि कौन सा प्रत्याभूत नहीं है। ध्यान रखना ये बात, बाकी सब है। ओके, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, वह है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान के अधीन अंतःकरण की स्वतंत्रता किसके अधीन है। अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है ना,
वह लोक व्यवस्था और सदाचार और स्वास्थ्य से संबंधित है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि कोई विधि जो सामाजिक कल्याण और सुधार की व्यवस्था करती हो, इससे संबंधित है। हाँ, इससे भी संबंधित है। तीसरा है सार्वजनिक स्वरूप वाले हिंदू धार्मिक संस्थानों का सभी हिंदुओं के लिए खोला जाना, ये भी बात सही है। और चौथा है मानहानि या अपराध उद्दीपन, ये बात जो है वह गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? किसके अधीन नहीं है? यह मानववाद के अधीन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रतिभूत करता है। इस अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। वह है राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो नागरिकों के इस अधिकार का निराकरण करे। तो ये बात जो है वह गलत है और क्वेश्चन के हिसाब से यही बात जो है वह सही हो जाएगी। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। यह सभी अधिकार युक्त प्रतिबंधों के अधीन है, अर्थात राज्य लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उद्देश्य से इन पर प्रतिबंध आरोपित कर सकता है, अन्यथा नहीं। राज्य जो है वो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को कम करने के लिए उपयुक्त 3 आधार पर कानून जो है वह बना सकती है। जो 3 आधार थे वो 3 आधार ये दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। किसके अंतर्गत जो है वो सम्मिलित है? पहला है राइट टू प्रीच रिलीजन, यानी कि धर्म प्रचार करने का अधिकार, सही बात है। दूसरा है कि सिखों को कृपाण धारण और रखने का अधिकार, ये भी बात सही है। तीसरा है राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, ये भी बात सही है। चौथा है धार्मिक निकायों के लोगों का धर्म परिवर्तन का अधिकार, गलत बात है ये बात जो है वो सही नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान में दिए हुए धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में क्या क्या सम्मिलित नहीं है, वो आपको बताना है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? पहला है आत्मा की स्वतंत्रता और धर्म का अनुसरण एवं प्रचार करने का अधिकार, ये सम्मिलित है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये नहीं हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है किसी धर्म की वृद्धि अथवा उसके अनुरक्षण के लिए कर लगाना या सरकारी धन का प्रयोग करना, ये बात बिल्कुल सही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो नहीं है। तीसरा है धार्मिक एवं खैराती संस्थाओं की स्थापना और उनका अनुरक्षण, ये बात गलत है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसमें नहीं बोला गया है। तीसरा सरकार द्वारा पोषित किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा देना, ये बात सही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। याद रखिएगा मैं नहीं के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 2 और 4, वो किस में है? वो है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता है? किसको सम्मिलित नहीं करता है? पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पमत समुदाय किस आधार पर घोषित किया जा सकता है? किस आधार पर? धर्म अथवा भाषा के आधार पर घोषित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान मान्यता देता है, क्या मान्यता देता है भारतीय संविधान? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि वह व्यवस्था जो भारतीय संविधान द्वारा मान्य है वह कौन सी व्यवस्था है? वह व्यवस्था है निजी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति अनिवार्य नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। पहला कथन है किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थान से जुड़े पद उस विशिष्ट धर्म को जिससे वह संस्थान जुड़ा है मानने वाले सदस्यों के लिए आरक्षित हो सकती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है राज्य किसी पद या नियुक्ति को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में जिनका उस राज्य की राय में उस राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है
आरक्षित कर सकेगा। ये बात सही है, हाँ ये बात जो है वो बिल्कुल सही है। तीसरा है कोई नागरिक धर्म, मूलवंश, जात, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी पद के लिए अपात्र नहीं होगा। ये भी बात जो है बिल्कुल सही है। इस कथन का सही जवाब हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस विशेष लाभों का हकदार हो जाता है? तो कौन से लाभों का हकदार हो जाता है? पहला है यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। बात बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति स्वयं में इस संप्रदाय समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं। ये बात जो है गलत है, जरूरी नहीं है मनोनीत करें। तीसरा, यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दो कथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया है, आपको बताना है सही है गलत है, जो भी है आपको बताना है। कथन बोल रहा है कि अल्पसंख्यक शब्द भारत के संविधान की परिभाषा में नहीं दी गई है। क्या ये बात सही है? हाँ जो है ये बात जो है बिल्कुल सही है। और ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। और इसका जो कारण बताया गया है वो क्या है कि अल्पसंख्यक आयोग सांविधिक निकाय नहीं है। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो कथन तो दोनों सही हैं लेकिन एक्सप्लेन जो है ये सही से नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। कौन जारी कर सकता है रिट? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों रिट जारी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद नंबर 32 के अकॉर्डिंग और हाई कोर्ट अनुच्छेद नंबर 126 के अकॉर्डिंग, सॉरी 126 नहीं 226 के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रिट नहीं है? परमादेश यानी कि मैंडमस रिट है ये। बंदी प्रत्यक्षीकरण हार्बियस कार्पस ये भी रिट है। सर्टियोरी यानी कि उत्प्रेषण ये भी एक रिट है। ये सर्विसिबिलिटी जो है ये एक रिट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन और आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है। पहला ही कथन सही नहीं है, वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है। यही बात जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।